हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है वेल्थ ऑफ लुक्यानी ऑन द कुंदाकुलम न्यूक्लियर प्लांट डेटा लीक। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके बारे में। द ransomware attack against a contractor involved in the Kundakulam nuclear power project is concerning। कह रहा है कि ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक एक तरीके का मैलवेयर अटैक होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हैकर होते हैं वो कुछ वायरस छोड़ते हैं जिससे वो कंप्यूटर का कंट्रोल खुद ले लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि भाई इतना पेमेंट दो या कुछ फाइलें हमको दो, तभी हम कंट्रोल कंप्यूटर से या किसी सिस्टम से छोड़ेंगे। तो कह रहा है ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा, उसके ऊपर उसे डेटा जो लीक करने की कोशिश करी है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। इवन इफ नथिंग थ्रेटनिंग द प्लांट्स इंटीग्रिटी वॉज स्टोलन। कह रहा है कि बजाय अगर ये जो चोरी हुई भी है, अगर उससे प्लांट्स की इंटीग्रिटी मतलब उसकी सुरक्षा को और उसकी सेफ्टी को कोई खतरा ना भी हो, तब भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है कि ये एक डेटा वहाँ से लीक हो गया। In 2019, malware was found on the same facilities administrative network। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेजमेंट का, ये जो मैनेजमेंट या फिर ऑफिसेज का जो नेटवर्क है, उसमें एक इसी सेम फैसिलिटी में, यहाँ कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में एक मैलवेयर मिला था। देखो, मैलवेयर का मतलब बहुत व्यापक एक मीनिंग हो गया वायरसेस का, जिसमें रैनवेयर अंदर उसके आता है। मतलब मैलवेयर क्या हो गया, एक तरीके से ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए जिससे लोग कंप्यूटर हैक करना चाहते हैं, कंट्रोल में लेना चाहते हैं, पेपर या फिर जो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसको लीक करना चाहते हैं। तो मैलवेयर तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग हो गई किसी वायरस की। मगर उस मैलवेयर के अंदर क्या आता है, एक रैंसमवेयर अटैक आता है। तो कह रहा है एक मैलवेयर भी 2019 को देखने को मिला था। But the NPCIL maintained that the operational reactor network was unaffected। लेकिन NPCIL का कहना था कि ये जो ऑपरेशनल रिएक्टर है, मतलब जो काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ा था। द न्यू इंसिडेंट एक्सटेंड द सेम थीम। कह रहा है कि ये जो नया इंसिडेंट हुई है, घटना हुई है, इसने पूरे ही जो पुराना चीज़ें हुई थी कि किसी तरीके से डेटा लीक हुआ था और बहुत ज़्यादा कोर जो रिएक्टर था उस पर हमला नहीं हो पाया था, बाहर चीज़ों के ऊपर हमला हो पाया था, वही जो पूरी कहानी है वो दोहरा दी गई है। इंडियाज ब्रीच डिस्क्लोजर रिजीम इज इनकंसिस्टेंट। कह रहा है कि भारत का जो ब्रीच मतलब जो डेटा लीक हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम है, रिजीम है हमारा, ये चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करता इतनी आसानी से। मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में कोई अटैक हुआ, रैंसमवेयर अटैक हुआ, वहाँ से पेपर लीक कर गए, तो ये लोग डिपार्टमेंट जो भारत के हैं वो आसानी से डिस्क्लोज नहीं करते कि घटना आखिरकार हुई क्या है। पूरी जो डिटेल क्या कहते हैं अटैक की समरी है वो पब्लिक के सामने नहीं रखते हैं। एंड ऑफन प्लेनली ओपैक, और ओपैक का मतलब यहाँ पर है कि वो अनक्लियर रहता है, मतलब वो अपनी चीज़ें छुपा के रखते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं हुआ है, या अटैक हुआ भी होता है तो ये लोगों के सामने नहीं बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रभावित ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टेंड टू बिलीव एडमिटिंग अ ब्रीच विल डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस। कह रहा है कि उनका मतलब एक मानना है, उनका ये विश्वास है कि अगर वो इस ब्रीच को मान लेंगे कि हाँ इनके यहाँ अटैक हुआ है और फाइल लीक कर गई है, तो एक तरीके से जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो खराब हो जाएगा। और जो शेयर प्राइजेस हैं उसमें, उसकी क्या कहते हैं, उसमें भी एक तरीके से नीचे गिर सकता है वो, और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। एंड इनवाइट रेगुलेटरी स्क्रूटनी। रेगुलेटरी का मतलब होता है कि जैसे अथॉरिटी हो गई जो हर समय नियमों को चेक करती रहती है। तो कह रहा है कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे यहाँ से फाइल जो है वो लीक कर गई हैं किसी ना किसी अटैक की वजह से, तो ये हो सकता है कि हर दिन उनके यहाँ स्क्रूटनी होनी स्टार्ट हो जाए कि उनके जो विभाग है या उनका पूरा सिस्टम है, इस वजह से ये सब चीज़ों से बचने के लिए एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ इतने बड़े स्तर पर इनके यहाँ अटैक हो गया है। सो इसीलिए दे टेंड टू ईज देयर लैंग्वेज इन पब्लिक स्टेटमेंट्स। ये जब भी कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल यूज़ करते हैं। मान लो कि बहुत बड़ा घटना अगर हो गई है तो ये बताएंगे नहीं, इनको ये कह देंगे भाई बस बाहरी से 2-3 फाइलें हमारी लीक हो गई हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो इससे हम जैसे लोगों को क्या लगता है कि ठीक है, जो देश की इंटीग्रिटी है, जो सुरक्षा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है।
एंड अवॉइड डिस्क्लोजर अंटिल कंपेल्ड, और जब तक इनको एक तरीके से कंपेल नहीं किया जाता है, जबरदस्ती नहीं की जाती है, तब तक ये चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लैक मिच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। कह रहा है कि भारत में ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें एक तरीके से अगर कोई घटना हो जाए तो उसको रिस्पॉन्स करने की क्षमता ही नहीं है। मतलब इनके पास ऐसे सिस्टम या फिर सब डिपार्टमेंट नहीं है कि अगर इनके पास इनके ऊपर अटैक हो जाए तो ये एक तरीके से उसको रेस्पॉन्स दे सकें या फिर उस अटैक को रोक सकें। Not uncommonly, because they treat cyber security as a matter of compliance rather than necessity। कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी वाले मामलों को एक तरीके से सोचते हैं कि बस हमको रूल्स को फॉलो करना है। कंप्लायंस मतलब वो सोचते हैं नहीं नहीं, ये मतलब अगर सरकार ने बोला भाई साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए, तो वो कहीं ना कहीं मिनिमम स्तर पे उस गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हैं और ये जता देते हैं कि हाँ हमने सारे रूल्स फॉलो कर लिए। लेकिन ये वो नहीं समझते कि ये आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे, और अगर हम कहते हैं डीआरडीओ हो गया, आईएसआरओ हो गया, वो देश की एक तरीके से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारी सुरक्षा बसती है। अगर यही डिपार्टमेंट ब्रीच होने लग जाएंगे तो हमारी देश की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। सो assessing what data has been affected in the early stages of an attack becomes technically impossible। कह रहा है कि इसी वजह से असेस कर पाना, मतलब ये जान पाना कि किस तरीके का डेटा जो है अटैक में अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है, वो टेक्निकली रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स टीम नहीं होगी, हमारे पास कोई ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होंगे जो अटैक होते ही चीज़ों को बताने लग जाएं, तो ये टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कौन से डेटा उस समय प्रभावित हुए या कौन से डैमेज हुए, ये सब चीज़ें बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन में जो चीज़ें हैं जो दुनिया लोगों के सामने हैं, द फैसिलिटीज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड। कह रहा है कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट कह सकते हैं हम लोग, वो अनअफेक्टेड रहा है, मतलब उसके ऊपर किसी तरीके का इसका अटैक का प्रभाव नहीं पड़ा। बजाय अ ग्रुप कॉल्ड वर्ल्ड लीग्स माउंटेड अ रैंसवेयर अटैक कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम। कह रहा है कि जो वर्ल्ड लीग नाम का एक ग्रुप है जिसने ये रैंसमवेयर अटैक लॉन्च किया था, माउंटेड मतलब होता है लॉन्च करना, जिससे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है किसी सिस्टम को हैक कर लेना, तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम मतलब अटैक करके उन्होंने इस सिस्टम को एक तरीके से हैक कर लिया जो कि बिलोंग करता था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से। वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ यूनिट 3 एंड 4, जो कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पर यूनिट 3 एंड 4 में। अब कॉन्ट्रैक्टर से ये क्या कहते हैं, रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर मत समझ लो भाई। वहाँ पे कुंडाकुलम में यूनिट्स होंगी, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ। मान लो 1 2 3 4 यूनिट है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट होंगे, तो ये किसी ना किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्टर भी तो होते होंगे ना। छोटे छोटे काम होते हैं या फिर मान लो बड़ा भी काम है, तो रिलायंस कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, तो इनके ऊपर अटैक हुआ है, इनके सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है, जिससे फाइलें लीक हुई हैं। द डेटा इन द इंसिडेंट वर होस्टेड बाई योटा डेटा सर्विसेज। अब ये योटा डेटा सर्विसेज क्या होगी ना, एक कंपनी होगी जिसके पास पूरा डेटा कलेक्ट रहता होगा। मान लो अब आपने डेटा मैनेजमेंट सिस्टम या डीएसपी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो वो कंप्यूटर में क्या होता है कि जो पूरा डेटा होता है एक सिस्टम में जाके स्टोर होता है, वो जो स्टोरेज होता है डेटा का, वो योटा डेटा सर्विसेज संभाल रही थी। ठीक है, विच सेड इट डिटेक्टेड सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन इट सर्विस ऑन मई 29, जिनका कहना था कि उनको उनके सर्वर में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी मिली। सस्पिशियस मतलब कि उनको कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ एक्टिविटीज गड़बड़ है। और ये कब देखने को मिला? 29 मई को उनका कहना था कि ऐसा हो रहा था। अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म रैंसम लुक, कह रहा है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो रैंसम लुक है, उनके अनुसार द डेटा बिगेन अपेयरिंग ऑन वर्ल्ड लीग्स ऑन जून 11, कि ये जो डेटा भारत से लीक हुआ था, जो वर्ल्ड लीग जो ग्रुप था जिसने अटैक किया था, उनके यहाँ 11 जून को ये डेटा दिखने लग गया था। हाउएवर, हालांकि द NPCIL इशूड अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन ओनली ऑन जुलाई 15 फॉलोइंग वाइड स्प्रेड मीडिया रिपोर्ट्स। कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स इसके बारे में आने लगी,
तब NPCIL ने जाके एक फॉर्मल एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दिया इस बात के ऊपर, वो भी जाके 15 जुलाई को, मतलब 11 जून को रैंसम लुक जो एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है उसने बता दिया कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके बावजूद भी ये जब नींद से उठे NPCIL वाले, तब इन्होंने जुलाई 15 में, जबकि जब मीडिया रिपोर्ट्स आने लग गई, तब इन्होंने एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दिया। इसीलिए जो राइटर है उसने पहले ही बोला था कि भारत में बहुत टाइम लगता है चीज़ों को डिस्क्लोज होने में। सम 14.3 GB ऑफ फाइल्स हैव बीन रिलीज, कह रहा है कि 14.3 GB जो फाइल थी वो रिलीज हो गई हैं, इंक्लूडिंग द लेआउट्स ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। कह रहा है कि जो वेंटिलेशन सिस्टम है, मतलब एयर के पास होने का जो पूरा सिस्टम होगा उस न्यूक्लियर प्लांट का, उसका लेआउट, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लीक कर गया है। फ्लोर प्लान्स ऑफ एलिज्ड कंट्रोल रूम, कह रहा है कि कंट्रोल रूम का जो फ्लोर प्लान है वो भी लीक कर गया है। सप्लायर एंड वेंडर लिस्ट की जो लिस्ट है सप्लायर और वेंडर की, वो भी लीक कर गई है। और इंश्योरेंस पेपर वर्क भी लीक कर गया है। While the files have not been independently authenticated, कह रहा है कि जबकि ये जो फाइल्स की बारे में बात की गई है वो किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा नहीं चेक किया गया है अभी तक। द एक्टर्स मतलब जिन्होंने ये काम किया है, एंड देयर इंसेंटिव, और इनके जो मोटिव्स हैं, मैरिट अ क्लोजर लुक। तो ये एक तरीके से इनके ऊपर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है कि आखिरकार ये एक्टर्स हैं कौन और इनका मोटिव क्या था। The NPCIL has said that the files only pertain to infrastructure beyond the facilities nuclear island. न्यूक्लियर आइलैंड का मतलब है कि न्यूक्लियर जहाँ पे पावर प्लांट है उसका एक ऐसा हिस्सा जो जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है और भी इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो NPCIL का कहना है कि ये जो फाइल्स जो भी लीक हुई हैं वो रिलेटेड है, पर्टेन टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वही लीक हुई है। फैसिलिटी का जो न्यूक्लियर आइलैंड है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उससे कुछ भी लीक नहीं हुआ है, मतलब वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ है। हाउएवर सच इंफॉर्मेशन कैन स्टिल सर्व सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज़। कह रहा है कि हालांकि जो जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है वो एक तरीके से काम आ सकती है फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को प्लान करने में। मतलब अगर कोई टीम या कोई भी जो ग्रुप है वो अगली बार जब हम लोग के अटैक करेगा तो उसके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी प्लानिंग भी उससे कर सकते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड मोस्ट ब्रीज्ड कंट्री। कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्रीज, मतलब जहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं सिस्टम को हैक कर लेते हैं, वो तीसरे नंबर पे है। एंड हैज़ ऑलरेडी ब्रुक्ड सिमिलर अटैक अगेंस्ट एम्स दिल्ली एयरलाइंस एंड स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स। ब्रूट का मतलब होता है टॉलरेट करना, और कह रहा है कि एक सिमिलर टाइप के अटैक भारत में हो चुके हैं एम्स दिल्ली के खिलाफ भी, एयरलाइंस के खिलाफ भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की पोर्टल्स या वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर भी। इन दिस मिलो का मतलब होता है इन्वायरमेंट में, कि इस माहौल में या इस सिचुएशन में द गवर्नमेंट हैज़ पोजीशन कुंदकुलम एज द सेंटर पीस ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर एम्बिशन। कि भारत का जो ये न्यूक्लियर पावर का एम्बिशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर गोल है, उसमें ये कुंदकुलम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज सर्ट इन इज कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। सर्ट इन का मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, जो इमरजेंसी में रिस्पांस करती है, जो भारतीय टीम है वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड रिलायंस एंड योटा हैव शेयर्ड देयर फाइंडिंग्स विद द गवर्नमेंट। और रिलायंस जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, योटा जिसके पास सर्विस जो डेटा जहाँ पे स्टोर था, उनके पास जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी उनके पास एविडेंस है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ शेयर किए हैं। सर्ट इन एंड NPCIL शुड ऑल्सो क्लेरिफाई द नेचर एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइल्स। जो सर्ट इन है, NPCIL है, राइटर का कहना है इनको एक तरीके से बताना चाहिए कि किस तरीके की फाइल्स का नेचर था, मतलब वो फाइल्स कैसी थी और कितनी ज़्यादा जेन्युइन थी, कितनी ज़्यादा अथेंटिक थी। वेदर डेटा वर एक्सफिल्ट्रेटेड बिफोर डिटेक्शन, क्या ये जो डेटा था वो पहले ही चोरी हो गया था डिटेक्शन से पहले। वेदर एनी क्रेडेंशियल्स और सप्लायर अकाउंट्स हैव बीन एक्सपोज, क्या किसी तरीके के क्रेडेंशियल, मतलब यूज़र नेम, लॉग इन डिटेल्स, पासवर्ड, क्या किसी भी तरीके के जो क्रेडेंशियल्स या फिर सप्लायर अकाउंट थे वो किसी तरीके से भी चोरी हो गए, एक्सपोज हो गए हैं।
रेडिकल ट्रांसपेरेंसी इज इम्पॉसिबल। कह रहा है कि पूरी तरीके से इन सब बातों में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कंप्लीट ओपननेस, कि सरकार सब कुछ खुल के बता देगी, ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पर। बट बेसिक साइबर हाइजीन एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन आर नॉन निगोशिएबल। कह रहा है कि ये जो बेसिक साइबर हाइजीन है, मतलब बेसिक सिक्योरिटी रूल्स हैं, सिस्टम है, और ये प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अगर किसी तरीके का अटैक हो तो वो तुरंत ही बता दिया जाए, इस मामले में हम निगोशिएट नहीं कर सकते, ये नॉन निगोशिएबल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करो। इन द सेंटेंस द न्यू इंसिडेंट एक्सटेंड द सेम थीम, फर्स्ट पैराग्राफ में ये लाइन बताई गई थी। व्हाट टू डेवलपमेंट इज द ऑथर रेफरिंग टू, किस तरीके के दो इंसिडेंट हुए थे, ऑथर जिसको रेफर कर रहा था वो कौन से थे। मैलिशियस एक्टर्स, मैलिशियस मतलब जिनके खराब इरादे होते हैं, एक्टर्स मतलब बैड एक्टर्स जो गलत काम करते हैं। मैलिशियस एक्टर्स टारगेटिंग द फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर्स एंड कंप्रोमाइजिंग द सेंट्रल ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क। ये दो इंसिडेंट थे, बताओ, खुद पढ़ के बताओ, चाहे समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, टूटी फूटी कुछ भी समझो कि क्या मतलब है इसका। कह रहा है कि मैलिशियस एक्टर्स जो हैं उन्होंने मैनेजमेंट के सर्वर्स के ऊपर टारगेट कर और जो कुछ डेटा को हैक कर लिया था, कॉम्प्रोमाइजिंग द सेंट्रल ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क। तो क्या ये थे दो इंसिडेंट? नहीं। अ साइबर ब्रीच डिस्कवर्ड एट अ न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी इन 2019। कह रहा है एक तरीके का साइबर ब्रीच हुआ था, मतलब कुछ चीज़ें जो थी वहाँ से लीक हुई थी और ये पता चला था हमें 2019 में। ठीक है, एक हुआ था अटैक। एंड अ रैंसम वेयर कॉम्प्रोमाइज अफेक्टिंग एन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन 2000। हाँ, तो यही दो इंसिडेंट थे, एक तो रैंसम वेयर अटैक हुआ और दूसरा एक साइबर ब्रीच हुआ था 2019 में। इसीलिए बोला जाता है ये द न्यू इंसिडेंट एक्सटेंड द सेम थीम, कि जो नई घटना हुई है वो पहले की तरीके से है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ जिस्ट ऑफ दिस पैसेज, मतलब इन चार स्टेटमेंट में कौन समरी बता रहा है, देखते हैं। रिकरिंग साइबर ब्रीचेस एट फेरीफेरल, फेरीफेरल मतलब ऊपर ऊपर, ब्रीचेस मतलब लीक्स। कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर नेटवर्क्स में बार बार एक तरीके से लीक हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो ये दर्शाता है डेंजरस स्ट्रक्चरल लीक विद इन इंडिया क्लासीफाइड मिलिट्री ऑपरेशन, कि भारत की मिलिट्री ऑपरेशन के जो क्लासीफाइड मतलब सीक्रेट कुछ चीज़ें हैं वो लीक हो रहे हैं, उसकी खतरे को दर्शाता है। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स सिक्योर फ्रॉम रैंसवेयर। अब देखो क्या कह रहा है, भारत का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिक्योर है रैंसमवेयर अटैक से। ड्यू टू, क्योंकि प्रोएक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की एक प्रोएक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जैसे ही हमला होता है तुरंत चीज़ें एक्शन ले ली जाती हैं, और बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स है, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रूल्स को फॉलो किया जाता है। ऐसा है कि ये थीम है पैसेज की। Persistent hacking by foreign intelligence groups has crippled India's domestic energy ambition and state-run portal network। कह रहा है कि लगातार एक तरीके से फॉरेन इंटेलिजेंस हैकिंग, जो ग्रुप की तरफ से हैकिंग हो रही है, उससे भारत का जो डोमेस्टिक एनर्जी एम्बिशन से गोल है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, और जो पोर्टल नेटवर्क है स्टेट द्वारा जो रन किए जा रहे हैं वो भी खराब हो गए। क्या यही है, यही थीम है पूरे पैसेज की। Peripheral cyber breaches at a key nuclear project expose structural opacity and delayed disclosures in India's broader cyber security framework। हाँ, जो ऊपर ऊपर अटैक जरूर हुआ है, उससे क्या हुआ है, कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। एक तो हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चरल अनक्लियरिटी है, मतलब सच्चाई छुपी रहती है, सामने नहीं आती है, वो चीज़ एक्सपोज हुई है। और ये जो हमारे यहाँ कंपनियां हैं वो चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करती हैं आसानी से, उसमें काफ़ी देरी लगाती हैं, ये एक चीज़ सामने आई है। तो ये जो है, ये समरी हम लोग बार बार बात कर रहे थे, तो ये होगी। द पैसेज यूजेस द फ्रेज इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज बिकॉज एडवर्सेरियल ग्रुप्स हैव अडॉप्टेड अ मेथड ऑफ। कह रहा है कि पैसेज में एक फ्रेज यूज़ किया गया था, इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज़, क्योंकि जो हमारे दुश्मन ग्रुप्स हैं, एडवर्सेरियल ग्रुप मतलब जो दुश्मन वाले ग्रुप हैं जो हमारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्होंने एक तरीका अपनाया है। वो क्या है? ऑथेंटिकेटिंग कॉम्प्रोमाइज कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्टर क्रेडेंशियल्स, नहीं, इन्फिल्ट्रेटिंग कोर ऑपरेशनल रिएक्टर कमांड इंटरफेस, वो हमारे जो कोर ऑपरेशनल रिएक्टर हैं उसमें इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं, उसके इंटरफेस में नहीं।
मैपिंग पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट टू आइडेंटिफाई फ्यूचर टारगेट था। इसलिए ये लाइन यूज़ की गई थी कि वो उन सब डेटा का यूज़ करके फ्यूचर अगर उनको अटैक करना है, टारगेटिंग करनी है किसकी, हमारे यहाँ जो मेन कंपोनेंट है उनकी, तो वो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यही मतलब कहने का मतलब था, सी हमारा करेक्ट आंसर है। पैसेज के अनुसार जो कुंडाकुलम फैसिलिटी है हैज़ बीन गिवन अ प्रोमिनेंट पोजीशन बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज़, मतलब कुंडाकुलम फैसिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि सक्सेसफुली डेवलप्ड मिच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स नहीं, एक्टेड एज अ सेंट्रल शो केस फॉर इंडियाज क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन गोल। हाँ, एक तरीके से भारत का जो एम्बिशियस गोल है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, वो इसका एक सेंटर पीस है। सेंटर पीस वर्ड यूज हुआ था इसके लिए, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे वही सेंट्रल शो केस है। मेंटेन ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग रिसेंट, नहीं, ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता तो नहीं दिखाई इन्होंने। आइसोलेटेड इट्स पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्टर नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल, ऐसा भी नहीं बताया गया कहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेन्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब। अच्छा, वॉज फाउंड, ये तो पैसिव है, कहाँ पे है देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी नहीं है। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बिलीव विल डैमेज, नहीं, ये भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंफॉर्मेशन द फैसिलिटीज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड, फिर से पैसिव सेंस आ गया। अ ग्रुप कॉल्ड वर्ल्ड लीग्स माउंटेड, ये तो सिंपल पास्ट आ गया, तो ये नहीं है। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट ब्रीच्ड कंट्री एंड हैज ऑलरेडी ब्रोक्ड, ये हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डी हमारा आंसर है। ठीक है, यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द भगवद गीता इज अ डायलॉग बिटवीन टू एम्बिशियस हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स एट द क्रिटिकल मोमेंट ऑफ देयर कैरियर। कह रहा है कि भगवद गीता एक संवाद है दो महत्वाकांक्षी लोगों के बीच जो बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स थे, और ये संवाद तब का है जब उनके कैरियर का या उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल चल रहा था। वन इज अ सोल्जर, एक सोल्जर था, हु वॉन्ट्स टू डैश रिक्लेम एवरीथिंग, जो हर चीज़ को अपने पाना चाहता था जो कि वो खो चुका था। द अदर इज हिज एडवाइज़र, और दूसरा व्यक्ति वो था या ईश्वर जो थे वो उसके एडवाइज़र थे। द सेटिंग इज द बैटल फील्ड, कह रहा है ये जो पूरा माहौल है ये क्या था, बैटल फील्ड का है। बट द प्रिंसिपल्स अप्लाई जस्ट एज डायरेक्टली इन अ बोर्ड रूम, लेकिन जो सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई होते हैं वो वैसे ही हैं जैसे एक मीटिंग रूम की होती है। एक स्टार्टअप के लिए जो सिद्धांत है वही सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई होते हैं। और एनी प्लेस वेयर द स्टेक्स आर हाई, और कोई भी जगह जहाँ पे बहुत चीज़ दांव में लगी हुई है, तो कह रहा है कि ये इसी तरीके का माहौल था। सेड स्वामी मित्रानंद जी, ऐसा स्वामी मित्रानंद जी का कहना है। चैप्टर 15 वर्सेस 5 gives us Krishna's checklist for people who want to win without being dashed by the wind. चैप्टर 15 वर्सेस 5 हमको ये बताता है कि कृष्णा की चेकलिस्ट में ऐसे लोग थे जो कि जीतना तो चाहते हैं मगर बिना, आगे देखेंगे क्या वर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कृष्णा इज नॉट आस्किंग अर्जुन टू क्विट, भगवान कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे थे कि वो क्विट कर दें एंड बिकम एन एसेटिक, और वो एक मॉन्ग बन जाए, एक साधु बन जाए। ही इज गिविंग हिम द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लियरिटी अंडर प्रेशर, वो एक तरीके से उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे थे, या फिर कह सकते हैं हम कुछ कमांड या कुछ ऐसे नॉलेज दे रहे थे कि वो अंडर प्रेशर भी पूरी क्लियरिटी के साथ काम कर सकें या फिर वो युद्ध लड़ सकें। फर्स्ट, पहला था द वर्ड्स निर्माण मोह, आस्क यू टू बी फ्री फ्रॉम प्राइड एंड इल्यूजन। पहला वर्ड निर्माण मोह का मतलब था वो आपसे कहता है कि आप अपने प्राइड, घमंड, इल्यूजन, अपनी इमेजिनरी दुनिया से फ्री हो जाएं, बाहर निकल आएं। इन बिजनेस, बिजनेस में दैट मीन्स योर टाइटल, यू लास्ट सक्सेस और योर ईगो कैन नॉट ड्राइव द डिसीजन। बिजनेस में कहते हैं कि अगर हम उससे मतलब कंपेयर करते हैं कि बिजनेस में क्या चीज़ है, तो आपकी जो पिछली सफलता है या फिर आपके जो घमंड है वो आपका अगला डिसीजन नहीं ले सकता। चेक द डेटा नॉट योर इमेज, आपको डेटा चेक करना होगा डिसीजन के लिए, ना कि अपनी इमेज को। नेक्स्ट, द वर्ड्स चित संग दोष इज अ कॉल टू कॉन्क्योर अटैचमेंट। जित संग दोष का मतलब है कि आप एक तरीके से जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है किसी से, उसके ऊपर विजय पा लें, उसके ऊपर कंट्रोल पा लें। बी कमिटेड टू द मिशन, अपने गोल में हमेशा लगे रहें। नॉट एडिक्टेड टू वन आउटकम,
हमेशा सिर्फ आउटकम के चक्कर में ना पड़े रहें कि जब रिजल्ट आएगा हमेशा रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। मान लो तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रोसेस छोड़ के सपने देख रहे हो कि कब सैलरी उठाएंगे, है ना। वन क्लाइंट और वन क्वार्टर्स रिजल्ट, या फिर किसी क्लाइंट का बारे में सोच कर कि हाँ उससे वहाँ से पैसा आ जाएगा, या फिर वन क्वार्टर रिजल्ट, 3 महीने काम किया और सोचा अब ये रिजल्ट आने वाला है। तो हमेशा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, प्रोसेस में लगे रहो, प्रोसेस में बार बार लगातार। कृष्णा पॉइंट्स आउट दैट अटैचमेंट डैश जजमेंट, कह रहा है कि कृष्णा का कहना था कि वो जो अटैचमेंट है वो हमारे जजमेंट मतलब डिसीजन लेने की एबिलिटी को खराब करता होगा, यही मीनिंग आ रहा है। थर्ड, तीसरा है द वर्ड्स आध्यात्म नित्य मीन्स स्टे एंकर्ड इन पर्पस। इसका मतलब ये है कि अपने काम में हमेशा लगे रहो। अंडरस्टैंड वाई यू आर डूइंग दिस, ये समझो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बियॉन्ड मनी और अपलॉज, सिर्फ पैसे और अपलॉज प्रशंसा के लिए मत करो वो चीज़, ये समझो कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, आखिर तुम वो काम कर क्यों रहे हो। दैट्स वाई कीप्स यू स्टडी व्हेन मार्केट क्लैश और डील्स डैश, कह रहा है तभी तुम कंटिन्यू रह पाओगे। अगर तुम अपने पर्पस में लगे रहोगे तभी कंटिन्यू कर पाओगे, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, गिर जाए, या फिर जो डील्स है वो खत्म हो जाए। फोर्थ, चौथा है द वर्ड्स विनिवृत्त कमहा आस्क यू टू बी फ्री फ्रॉम कंपल्सिव क्रेविंग, कि लगातार किसी की चीज़ की क्रेविंग मतलब एक आदत, क्रेविंग समझ रहे हो, जैसे लोग जो नशा करते हैं उनको क्रेविंग होती है, ठीक है, तो वो एक लगातार किसी चीज़ की पाने की इच्छा, उससे अपने आप को फ्री करो। एम्बिशन इज फ्यूल, एक तरीके से जो गोल है वो एक आपका फ्यूल की तरीके है। क्रेविंग इज नॉइस, मगर किसी चीज़ की आदत वो एक तरीके से नॉइस है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। लीडर्स विद क्रेविंग चेज एवरी शाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड बर्न आउट टीम्स, जो लीडर्स जो हमेशा क्रेविंग के पीछे भागते रहते हैं वो हर एक चमकती हुई चीज़ के ऊपर भागते रहते हैं, और उनके पास जो टीम होती है उसको थका देते हैं। मतलब वो पैसे या फिर एक तरीके से प्रशंसा के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने जो कोर पर्पस होता है, उनका जो कोर गोल होता है उसको भूल जाते हैं, बस उन्हीं सब चीज़ों जो आकर्षण करने वाली चीज़ें उन्हीं के पीछे भागा करते हैं। फिफ्थ, देवांदेर विमुक्त सुख दुख समझना, ये पता नहीं कौन सा संस्कृत वर्ड है, तो इंग्लिश में लिख दिया तो पढ़ते भी नहीं बन रहा है। दवंदवेर विमुक्ता सुखा दुख समझने, आस्क यू टू राइज अबव द पेयर्स ऑफ अपोजिट, वो आपसे कहता है कि भाई इन सब चीज़ों से दूर उठो। दो अपोजिट चीज़ें क्या, सफलता फेलियर, मतलब सफलता में इतना खुश हो गए कि लोगों के बारे में भूल गए, फेलियर में इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि अपने को ही भूल गए। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, प्रशंसा से इतने खुश हो गए कि हर चीज़ों को भूल गए, दुश्मन को भी गले लगा लिया। जब किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि कभी ज़िंदगी में उससे बात ही नहीं करी। इफ़ अ विन मेक्स यू डैश एरोगेंट, अगर आपको जीत आपको एरोगेंट बनाती है, एंड लॉस मेक्स यू कोलैप्स, और अगर एक हार आपको पूरी तरीके से तबाह कोलैप्स कर देती है, यू आर नॉट लीडिंग, तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, यू आर नॉट अ लीडर, यू आर रिएक्टिंग, तुम बस रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब फिल करते हैं। रिक्लेम का हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, क्या होना चाहिए भाई, टू रिक्लेम एवरीथिंग, रिकवर एकदम सही है। फोरफीट का मतलब होता है एक तरीके से अपने राइट को लूज कर देना, नहीं। अबंडन मतलब त्याग देना, सरेंडर सबको पता होगा, तो रिकवर यहाँ पे आंसर है। चैप्टर 15 वर्सेस 5 गिव अस कृष्णाज चेकलिस्ट फॉर पीपल हु वांट टू विन विदाउट बीइंग डैश बाय द विन, क्या होना चाहिए, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे वैसे तो आंसर तो डिस्ट्रॉयड ही होगा। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि कृष्णा का जो चेकलिस्ट है वो एक तरीके से जो लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं, जो लोग जीतना तो चाहते हैं मगर अपने अहंकार अपने एरोगेंस से वो नष्ट नहीं होना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बातें कही होंगी चैप्टर 15 वर्स 5 में, ठीक है। कृष्णास पॉइंट्स आउट दैट द अटैचमेंट डैश जजमेंट, कृष्णा का एक तरीके से इशारा ये था कि जो अगर हमारे अंदर अटैचमेंट बहुत होगा, इमोशनल अटैचमेंट बहुत होगा, तो हम डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। तो क्या होगा, कृष्णा सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, पॉइंट्स यहाँ पर उसी हिसाब से वर्ब आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, प्रेजेंट है तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी है, यहाँ पे हम पास्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो क्लाउडेड नहीं होगा, क्लाउडिंग तो होगा ही नहीं। अटैचमेंट क्या हो गया यहाँ पे, एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड्स होगा, और क्लाउड भी नहीं होगा। बियॉन्ड मनी और अपलॉज दैट्स वाई कीप्स यू स्टडी व्हेन मार्केट क्रैश और डील्स फॉल्स, क्या होना चाहिए, डील जो है वो टूट जाती हैं, थ्रू का मतलब होता है या प्लान कोई डील जो है पूरी तरीके से फेल हो जाती है, तो ठीक है ये आएगा। फॉल डाउन का मतलब होता है कि गिर जाना,
फॉल अपार्ट का मतलब होता है कि टूट जाना, इमोशनली टूट जाना। फॉल आउट का मतलब होता है कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा किसी से झगड़ा हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू हमारा आंसर होगा, फॉल थ्रू। इफ़ अ विन मेक्स यू एरोगेंट, एरोगेंट का हमको एंटोनिम बताना है भाई। कंसीटेड का मतलब भी होता है घमंडी, हम्बल जो है वो इसका एंटोनिम होगा। हॉटी का मतलब भी एरोगेंट होता है, और बोस्टफुल का मतलब जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, ठीक है, एक तरीके से घमंडी है वो। तो बी हमारा आंसर होगा। ये पहला दम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो। अगर हम पहला सेंटेंस माने, वी मस्ट एक्नॉलेज आर मिस्टेक्स एंड आर सिंस, कह रहा है कि हमें अपनी गलतियों और अपने पापों को एक तरीके से स्वीकारना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हैं इससे, अगर कोई इससे अच्छा सेंटेंस मिलेगा तो आगे देखेंगे। इफ़ व्हेन अ पर्सन पॉइंट्स आउट आर फ्लॉज एंड स्कोल्ड अस, जब एक व्यक्ति हमारी कमियों को पॉइंट आउट करता है, हमें डांटता है, ही इज़ एक्चुअली डूइंग वॉट वी शुड डू व्हेन वी सरेंडर, तो एक्चुअली वो वही चीज़ करना होता है जो हमें करनी चाहिए, जो हम सरेंडर कर रहे होते हैं, एक तरीके से अपने आप को किसी को सरेंडर कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा अचानक से कोई हम पहली लाइन नहीं रख सकते ना इसको, कि हमारे लिए कोई हमारी जो गलती और हमें फिर चिल्लाता है, उतना अच्छा नहीं। आर को देखते हैं। व्हेन वी सरेंडर टू लॉर्ड नारायण वी शुड एडमिट दैट वी हैव फॉल्ट्स, ठीक है। तो भाई आर ही होगा पहला सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जनरल बात है, जब भी हम ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमें अपनी जो गलतियां हैं उसको एडमिट कर लेना चाहिए, अपने अंदर जो खामियां हैं उसको एडमिट कर लेना चाहिए। ईश्वर के सामने कुछ छुपा नहीं है, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं। जब भी हम ईश्वर के सामने जाएं तो एक तरीके से कोमल हृदय अपने साफ मन के साथ जाएं, ऐसा हम बात करते हैं, किसी भी धर्म की बात हो। तो एक तरीके से ये एक जनरल फैक्ट है, तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब उनके सामने जाएं और अपनी गलतियों को माने, फॉल्ट्स को माने, तो अपनी मिस्टेक्स और अपने पापों को भी स्वीकारें। तो आर एस एक पेयर बन रहा है। और फिर जब एक व्यक्ति हमारी कमियों और हमको डांटता है तो एक्चुअली वो कर रहा होता है, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो जब हमें करना चाहिए तो एक्चुअली वो कर रहा होता है। ही इज इन फैक्ट एक्टिंग लाइक आर रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर एस पी क्यू। देखो पी जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए हम पी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे। और ये साफ साफ दिख रहा था कि एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज हुआ है, तो पी क्यू खुद में एक पेयर है, ठीक है। आर एस भी एक पेयर दिख रहा था, मगर जब भगवान की बात आई, ईश्वर की बात आई, और जब अपने आप को समर्पित करने की बात आई, तो एक जनरल फैक्ट की तरह दिखा हमको, ये एक जनरल कमेंट की तरह जिससे हम स्टार्टिंग कर सकते थे। तो इसीलिए आर एस पी क्यू है, वो उसके साथ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।